फेसबुक पर जो है इनकी एक लड़की से दोस्ती हुई, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए और जब नंबर एक्सचेंज हुए कॉल्स पर बात हुई। 6-7 महीने जो है इसी तरह बात होती गई। उसके बाद लड़की ने जो है इन्हें बुलाया। अब सादिकाबाद जो कच्चे का इलाका है वो वहाँ की रिहायशी थी, इन्हें वहाँ बुलाया। ये लाहौर के रिहायशी हैं। तो इसके बाद क्या हुआ ये इन्हीं से जानते हैं। कॉल पे होती थी लेकिन वो तकरीबन आवाज़ चेंज करके बात करते थे। अब फेसबुक पे आईडी बनाई। उसके बाद हमारी फेसबुक पे चैटिंग होती रही। उसके बाद उसने मुझे वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे बुला के उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे अगवा किया। किसी जगह पे रखा हुआ था, वहाँ पे पुलिस का रेंजर्स भी नहीं जाती। उन्होंने तोवान रखा था उनका 50 करोड़ रुपए। कारोबार है, वो कहते थे अब जिस आदमी को हम मार देते हैं ना तो उसके अंदर हम ड्रग्स भर के ना वो स्मगलिंग करते हैं। इनका डीएसपी अगवा किया। मारते थे तकरीबन हर रोज़। तकरीबन मगरिब के टाइम वो फायरिंग करते थे। उस दौरान एक आदमी को उन्होंने गोली मार दी थी और वो आदमी मर गया था मौके पे। एक बूढ़ा आदमी था जिस तकरीबन काफ़ी तशद्दुद से उन्होंने ज़ख्मी किया। घर वगैरह बेच के उनको पैसे दिए थे। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गुलाम मुस्तफ़ा। इनके साथ एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया है। जो लोग फ़ेसबुक यूज़ करते हैं या जिन्हें रॉन्ग नंबर से कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, उनके लिए ये जो है ये सबक आमूज़ ये वाक़या होगा, ये सबक आमूज़ प्रोग्राम होगा। इनके साथ ऐसा क्या हुआ इनसे जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ेसबुक पर जो है इनकी एक लड़की से दोस्ती हुई, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए और जब नंबर एक्सचेंज हुए कॉल्स पर बात हुई। 6-7 महीने जो है इसी तरह बात होती गई। उसके बाद लड़की ने जो है इन्हें बुलाया। अब सादिकाबाद जो कच्चे का इलाका है वो वहाँ की रिहायशी थी, इन्हें वहाँ बुलाया। ये लाहौर के रिहायशी हैं। तो इसके बाद क्या हुआ ये इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या वाक़या था। फेसबुक पर दोस्त हुई, आपको पता था कि वो एक वाकई लड़की थी या कोई लड़का था जो फेसबुक चला रहा था? नहीं, वो लड़का था, लड़की की आवाज़ में बात करता था। लड़का था वो। जी। तो वो आप मैसेजेस पर बात होती थी या कॉल पर बात होती थी? कॉल पे होती थी लेकिन वो तकरीबन आवाज़ चेंज करके बात करते थे। आवाज़ चेंज में पता नहीं चलता इंसान को। आप इतने मासूम थे, आपको पता ही नहीं चला कि एक लड़के की आवाज़ वो लड़की बन के बात कर रहा है। बस इंसान जब उल्टे कदमों पे चलता है तो उसको नहीं पता चलता है। या मोहब्बत में आपकी आंखें बंद हो गई थी? बस कुछ ऐसा ही हो गया। कितनी मोहब्बत थी इससे? वो तो निकाल दी उन्होंने जितनी भी थी। तो कितने घंटे बात करते थे आप? आपको तो ये था कि वो लड़की है। तकरीबन काम से फारिग होके 10-15 मिनट आधा घंटा बात होती थी हमारी। तो ये सिलसिला जो है ये कब तक चला आपका? तकरीबन 6 से 7 माह। 6-7 महीने आप उस लड़के को लड़की समझ के बात करते रहे। जी। तो ये शुरुआत कैसे हुई, ज़रा बताएंगे, स्टोरी क्या थी? पहले हमने जो है ना जैज़ के नंबर से कांटेक्ट किया था। वो उनका गपशप कॉर्नर का नंबर था। फिर हमने अब फेसबुक पे आईडी बनाई। अच्छा। उसके बाद हमारी फेसबुक पे चैटिंग होती रही। उसके बाद उसने मुझे वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे बुला के उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे अगवा किया। किस जगह पे उसने बुलाया था? सादकाबाद से आगे है कम्मू शहीद, वहाँ पे कच्चे के इलाके में। अच्छा। तो वहाँ क्या हुआ, लड़की खुद मिली थी, वो जो लड़का था? आप तो लड़की सोच के गए, तो आगे क्या हुआ? जो बात करता था वो असल में ना लड़का था। अच्छा। उसने फिर अपने सामने चेहरा दिखाया तो उसने लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई थी और स्कार्फ अपना मास्क पहना हुआ था। अच्छा। जी। वो आपके सामने आया था? जी आया था। तो फिर उसने क्या किया? उसके साथ और भी गैंग था या वो अकेला था? नहीं, वो आप यहाँ से कैसे गए? मुझे फ़ोन पे ही उन्होंने बुलवाया तो मैं जब गया हूँ तो वो एक आदमी मुझे लेके गया है वहाँ से। उसने कहा ये मेरा आदमी है, मेरा नौकर है, इसके इसके साथ आ जाओ। मैं आगे गया हूँ तो वो तकरीबन 15 से 20 आदमी थे।
उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे अगवा किया और मुझे बांध दिया वहाँ पे। तो आपके अलावा भी वहाँ पर कोई और लोग मौजूद थे? जी, वहाँ पे उन्होंने तकरीबन काफ़ी लोगों को अगवा किया हुआ था। एक चीचावदनी का लड़का उन्होंने अगवा किया और एक सिंध का डीएसपी अगवा किया। सिंध का डीएसपी? जी। तो वो वहाँ क्या पुलिस जो है वो नाकाम है, पुलिस कुछ भी नहीं करती? नहीं, वो उन्होंने उनको पकड़ के ना ऐसी जगह पे रखा हुआ था, वहाँ पे पुलिस क्या रेंजर्स भी नहीं जाती। उन्होंने तवान रखा था उनका 50 करोड़ रुपए। और आपका भी रखा था तावान? जी, मेरा तवान उन्होंने रखा था, मुझे कह रहे थे आप 10 लाख रुपया दोगे तो आपको छोड़ेंगे। तो मैं वो पहले से शुरू करती हूँ कि आप जब यहाँ से गए, आप क्या सोच कर गए थे कि लड़की को ले आएंगे फिर शादी करेंगे? क्या सोच के गए थे आप? घर बता कर गए थे अपने वालिदैन को? नहीं, घर नहीं बताया था, मैं यहाँ से सीधा ही चला गया था और इरादा यही था, उसने यही कहा था। तो आगे जो उन्होंने मुझे ना किडनैप किया और उधर बांध के रखा। 10 लाख रुपए उन्होंने डिमांड की। फिर मेरे घर वालों को पता चला तकरीबन 10 दिन बाद। 10 दिन आप गायब रहे थे? जी। तो घर वालों को कैसे, घर वालों से किस तरह आपका राब्ता हुआ? उन्होंने जब मुझे मारा, वो बोले कि आप अपने वालिदैन को बोलो कि मैं अगवा हो गया हूँ और पैसे लेके आओ। फिर मेरे ही नंबर से उन्होंने वहाँ घर मेरे बात करवाई। तो जब मैं घर वालों से बात की तो मेरे घर वाले परेशान हो गए। फिर उन्होंने ना एक आदमी को ढूंढा, उसने हमें बताया कि आप चले जाएं मीरपुर मथेलो, वहाँ पे हैं जलालुद्दीन लोंड साहब, उनसे आप मिलें, वो आपका मसला हल कराएंगे, वो उधर के वडेरे हैं। तो आप वहाँ से खुद भागे थे या किसी ने आपकी वहाँ से निकलने में मदद की थी, या पैसे लेने के बाद भी इन्होंने आपको अपनी कैद में रखा था? नहीं, पैसे लेने के बाद कैद में नहीं, वो कह रहे थे कि आप पैसे दे के चले जाओ। जलालुद्दीन लोंड के आदमी आए थे मुझे लेने के लिए, मेरे बड़े भाई उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था अपने मोबाइल बंद कर दो क्योंकि ये लोग ख़तरनाक हैं, ऐसा ना हो कि ये लड़के को मार दें। तो मेरे भाई ने मोबाइल बंद कर दिया। जब वो फ़ोन करते थे तो आगे से नंबर बंद होता था। तो फिर वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वो आदमी शराबी है, नशेई है, उसने आपके पैसे खा जाने, हमारे तक पैसे नहीं पहुंचाएगा, तो हमने आपको भी मार देना है। तो आप पर तशद्दुद किया उन्होंने? और वहाँ के हालात हमें बताएं, क्योंकि आजकल नौजवान जो है, ये वाक़यात जो है काफ़ी चल रहे हैं कि तावान मांगा जाता है, अगवा कर लिया जाता है। तो आप तो आंखों देखा हाल देख कर आए हैं और आप हमें अच्छे से बता सकते हैं उन नौजवान नस्ल को जो इस रास्ते पर गलती पर लग जाती है। तो आप बताएं कि आपके साथ तशद्दुद हुआ था? जी, वो मारते थे तकरीबन हर रोज़, तो नहीं 1-2 दिन बाद वो आते थे, क्योंकि उनके जो लड़के हर वक्त मौजूद होते थे ना, ड्यूटी करते थे, वो उन्होंने रखे हुए थे, गन दे के बिठाए हुए थे कि ये भाग ना जाए कहीं। जब वो आते थे तो वो मार पीट करके चले जाते थे, फ़ोन करवाते थे और वापस चले जाते थे। तो उनका हुलिया किस तरह का होता था? वो जुनूबी पंजाब सिंधी कोई होते थे या पंजाबी या सराइकी, और उनका हुलिया किस तरह का था? डाकू टाइप थे? डाकू टाइप थे लेकिन वो सिंधी थे। सिंधी थे। जी। तो किस तरह वो रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था? कच्चे के इलाकों में ना उनका कोई एक ठिकाना नहीं था। जैसे गांव में डेरे होते हैं पैलियों के अंदर, वो ऐसे ही डेरे बनाए हुए थे। तो कभी कहीं पे, एक जगह पे उनका ठिकाना नहीं होता। जो उनका मुश्किल ठिकाना था वो तो फिर जलालुद्दीन लोंड साहब को ही पता है, क्योंकि वो उनके घर पहुंचे थे। वो जो जलालुद्दीन आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो क्या उनका उनसे राब्ता होता था या वो भी उनके ही गैंग में थे, नहीं, या वो अलग है? वो कौन है? वो उनके गैंग में नहीं है, वो मीरपुर मथेलो के एक वडेरे आदमी हैं। बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने हर इलाके को छाना हुआ था, उनको पता था। तो मेरे घर वालों ने बताया ना कि ये हमारे साथ ना कमू शहीद में ये वाक़या हुआ है। तो उन्होंने फिर नंबर लिया, उनका नंबर जो जिस नंबर पे वो बात करते थे वो मेरा ही नंबर था, चला रहे थे। उन्होंने फिर राब्ता खुद किया, तो वो के उनको भी धमकियां लगा रहे थे हमने इसको मार देना है। उन्होंने फिर कहा था आप इसको मार दें, हम आपसे निपट लेंगे। फिर तो फिर वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हुए। उन्होंने फिर बोला कि चले ठीक है, आप हमारे साथ बैठ के डील करें। हमने इनसे 10 लाख की डिमांड की है,
हमने 10 लाख रुपए लेने। तो फिर उन्होंने कहा था नहीं 10 लाख नहीं ये दे सकते, ये गरीब आदमी है, तो आप कोई 40-50 हज़ार की डिमांड करें। फिर उन्होंने तकरीबन 3 लाख में डन की थी, तो हमने अपना घर वगैरह बेच के उनको पैसे दिए थे। तो वहाँ पर कोई लड़कियाँ भी उनके गैंग में शामिल होती हैं, औरतें वगैरह, या सिर्फ सारे के सारे मर्द ही थे? नहीं, वो सारे मर्द ही थे, औरतें नहीं थीं। और आपको वहाँ क्या-क्या मुश्किलात पेश आई और उससे आपने क्या सबक सीखा? मुझे मुश्किलात ये पेश आई कि उन्होंने मुझे ना संगल से बांध के रखा हुआ था, कहीं मैं भाग ना जाऊँ, ताले मारे हुए थे। तो जब मैं आया हूँ तो तकरीबन 3 माह की कैद काटी उनकी। 3 माह के बाद जब मैं घर आया, घर वाले मुझे लेके आए हैं, तो मुझे ना बहुत अजीब सा फील हुआ। मेरे पाँव के ऊपर बहुत बड़े ज़ख्म हो गए थे लोहे की वजह से। वो जो डाकू थे उन्होंने डिमांड की हुई थी तावान की, इसके बावजूद वो तशद्दुद क्यों करते थे आप पर? और खाना वगैरह देते थे या भूखा रखते थे? नहीं, खाना देते थे लेकिन खाना वहाँ पे खाया नहीं जाता था। तशद्दुद वो इसलिए करते थे कि अपने घर वालों को बोलो जल्दी पैसे भेजें। तो कोई ऐसा वाक़या आपके सामने किसी पर तशद्दुद किया हो या किसी की जान गई हो, ऐसा कुछ हुआ था? जी हाँ, वो उधर तकरीबन मगरिब के टाइम वो फायरिंग करते थे। उस दौरान एक आदमी को उन्होंने गोली मार दी थी और वो आदमी मर गया था मौके पे। एक बूढ़ा आदमी था जो उनके साथ था, और एक तकरीबन में काफ़ी उम्र का आदमी उन्होंने पकड़ा। उसको तकरीबन काफ़ी तशद्दुद से उन्होंने ज़ख्मी किया। तो वहाँ उम्र का कोई वो नहीं होता, किसी भी उम्र के बच्चे, जो नौजवान, बूढ़े, सबको वो कैद कर लेते हैं या कोई उन्होंने लिमिट रखी हुई है? जी हाँ, उन्होंने एक लिमिट नहीं रखी हुई। वो किसी भी उम्र का हो, उनको तो तवान की ज़रूरत है, वो तवान मांगते हैं, किसी को भी उठा के ले आते हैं। तो वहाँ कोई पुलिस वगैरह या रेंजर्स वगैरह आपको नज़र आई? और वहाँ का क्या रहन-सहन था? किस तरह के तौर तरीके थे वहाँ पर? या वहाँ पूरे इलाके में एक ही वो था, खौफ व हरास फैला होता था? वहाँ पे तकरीबन मगरिब के बाद कुछ भी नहीं नज़र आता था, सब ज़मीन ही ज़मीन नज़र आती थी, खौफ व हरास था। उधर तकरीबन अजीब से लोग थे, कुछ ऐसे डरावने से, उनको देख के वैसे ही बंदा डर जाता है। हुलिया कैसा था उनका? मतलब गन्स वगैरह रखी होती थी, पुलिस डरती थी उस इलाके में जाने से? जी हाँ, पुलिस उधर तकरीबन दिन को भी नहीं जाती और रात को तो उन्होंने क्या ही जाना है। रात को वो मगरिब के टाइम फायरिंग करते थे और जो भी बाहर घूमता था तो वो भाग जाता था डर से। आप कैसे वहाँ पहुँच गए? बस इधर से फ़ोन के ज़रिए उन्होंने बुलवाया, तो फ़ोन पे बात हुई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो उन्होंने जैसे ही मैं खड़ा ही हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे पकड़ के ना गन पॉइंट पे बांध दिया वहाँ पे। उसी वक़्त फिर इश्क का भूत उतरा कि नहीं? या अभी भी आपके सर पे है? नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है सुधर गए हैं। जब इंसान ठोकरें खाता है तो वो सुधर ही जाता है। घर आए, घर वालों का क्या रिएक्शन था? माँ-बाप का क्या रिएक्शन था? घर आके कैसा लगा? घर आके सब खुश हो गए थे कि हमारा बच्चा सही सलामत आ गया, वरना वहाँ से वो कहते थे कि तूफ़ान दे के भी कोई आदमी ना इधर से जाता नहीं है जैसे हम आपको भेज रहे हैं। वो हमें तकरीबन दिन के उजाले में लेके आए थे, रात को वो उधर से आदमी छोड़ते हैं और कहते हैं कि चलती गाड़ी में भाग के चढ़, जो पीछे से वो फायरिंग करते, बच गया, मर गया तो मर गया। तो वो होते मुसलमान ही हैं, पाकिस्तानी ही? मतलब उनके किस तरह दिल करता है कि दूसरे इंसान की जान ले लेते हैं? बस वो उनका कारोबार है। वो कहते थे अब जिस आदमी को हम मार देते हैं ना तो उसके अंदर हम ड्रग्स भर के ना वो स्मगलिंग करते हैं। आपने देखा है ऐसा कुछ? जी हाँ, मेरे सामने उन्होंने ये सब करते हैं। और वो एक जगह नहीं, तकरीबन 15-20 ठिकाने हैं उनके, अलग अलग बंदे छोड़े हुए हैं उन्होंने। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अपनी कहानी बताई। लास्ट में मुझे ये बताएं कि उन लोगों को, उन लड़कों को या लड़कियां जो हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इसी तरह जो है गलत फहमी का शिकार हैं? मैं सबको यही कहूँगा मेरे भाई, आप इस सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। जो भी ऐसा कहता है ना तो वो समझ लो कि ऐसे किडनैपिंग करते हैं और बुलवाते हैं, बाद में आपसे तूफ़ान की डिमांड करते हैं, वो पैसे मांगते हैं।
गरीब लोग कहाँ से पैसे देगा। हमारे माँ बाप ने तो मकान बेच के मुझे छुड़वा लिया, अब कोई और मेरे जैसा होगा तो वो तो बेचारा मर जाएगा था पे, वो तो नहीं बचेगा। वो तो अपने अब माँ बाप भी उसका यही कहेगा कि अब हम क्या करें, मेरा बच्चा छोड़ना है छोड़ दें, मारना है मार दें। तो आखिर में दोबारा मोहब्बत हो गई आपको? नहीं, दोबारा नहीं ऐसा काम। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने ग़ुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ मौजूद थे, उनकी कहानी जो है वो आपने सुनी कि उनके साथ किस तरह जुल्म सितम हुआ। और इनके अलावा जो है डीएसपी हालांकि पूरे इलाके का चार्ज संभाले हुए होता है, अवाम की हिफाजत के लिए मामूर होता है, लेकिन वहाँ पर डीएसपी अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। तो हमारी हुकूमत को, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो रेंजर्स हैं, उन्हें इस चीज़ पर जो है नज़रसानी करनी चाहिए। इनके अलावा बहुत सारे लोग जो है इसी मुश्किलात से दो चार हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त है। अल्लाह निगहबान।